बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब ठीक खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस स्लाइड को देख लिया था, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। आज हम थोड़ा आगे चलते हैं। लेट्स से आपके पास एक वेरिएबल है x और ये 1 2 3 ये छक्का है, और छक्के में जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो एक छक्के में या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ये सैंपल स्पेस कहलाती है, यानी S कहलाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये S है सैंपल स्पेस। अगर इन सब S सैंपल स्पेस में मौजूद हर एक की आपको कहा जाता है प्रोबेबिलिटी निकालें, तो फिर आप यहाँ पे कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यानी 1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ 1/6 है, 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 3 की 1/6 है, 4 की 1/6 है। समटाइम आपको कहा जाता है कि लेस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन नंबर 4, यानी 4 आर लेस देन 4। तो 4 की भी आपको निकालनी पड़ेगी, 3 की भी निकालनी पड़ेगी, 2 की भी निकालनी पड़ेगी, और 1 की भी निकालनी पड़ेगी। या फिर आपको कहा जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट गेटिंग एटलीस्ट 4। एटलीस्ट यानी कम से कम 4, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी। और एटलीस्ट 2 कहा जाता है तो कम से कम 2, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी आ जाए। उसका मतलब ये होगा कि आपको 2 की प्रोबेबिलिटी भी निकालना है, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट, क्योंकि मेरे पास पेंसिल नहीं है, माउस से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। एटलीस्ट 2 का क्या मतलब है कि 2 की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, यानी इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल कर उनको जमा करना है। हमें पता है कि टोटल 6 है, तो हम ऐसा क्यों ना कर लें कि प्रोबेबिलिटी 1 की निकाल कर, जो कि 1/6 है, हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है इन सब की, 1 2 3 4 5 6 की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। उसमें से जो नहीं पूछी हुई वो निकाल दें, यानी 1 की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी हुई थी, 2 3 4 5 6 की पूछी हुई थी, और वो भी टोटल। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकलेगी? 1 माइनस 1/6, तो ये आपके पास आएगा 5/6। ये शॉर्टकट है। या तो ये है कि आप 2 की प्रोबेबिलिटी निकालें, वो 1/6 है, फिर 3 की निकालें, फिर 4 की निकालें, फिर 5 की निकालें, फिर 6 की। इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, फिर इन सबको ऐड करेंगे तो जवाब आएगा 5/6। यहाँ से आप डायरेक्ट ये जो आप निकाल चुके हैं, जो कम थी चीज़ें, यानी एक पूछी हुई नहीं थी, इसके उलट पूछी हुई थी, तो हमने कम्प्लीमेंट कैसे लिया है? टोटल में से 1 में से वो निकाल दी जो नहीं पूछी हुई। ओके, यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो छक्के के केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 के आने के चांसेस 0 हैं, यानी ये नहीं आ सकता। ए यूनियन बी, ये इसका क्या मतलब है कि 2 इवेंट्स हैं, और ये जो 2 इवेंट्स हैं ये अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली, लास्ट लेक्चर में मुझे नींद आ रही थी, लास्ट टाइम एंड पे पता नहीं मैंने क्या कहा था, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कोई चीज़ रह गई है तो यहाँ से देख लें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि ऐसे इवेंट्स जो एक वक्त में एक ही सेट में होंगे। लेट्स से एक वक्त में एक ही सेट में होने का क्या मतलब है? ये वेन डायग्राम मैंने बनाई है और इसमें 2 सर्कल बनाए हैं, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो होते हैं जिसमें कॉमन ना हो, यानी ये सेट ए है और ये सेट बी है। इस ए सेट के जो मेंबर्स हैं और जो बी सेट के मेंबर हैं वो डिसजॉइंट हैं, ओवरलैप नहीं हैं, अलग-अलग हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ये -a इंटरसेक्शन b की ज़रूरत नहीं होती, ये नहीं होता।
अगर अलग अलग है। जैसे इस सैंपल छक्के में, इस सैंपल स्पेस में इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन कौन से हैं 2 4 6, ये बी में है। बी में कौन है, इवन नंबर है 2 4 6, ये सेट है। और इसमें ऑड नंबर है ए में, उसमें कौन सा है 1 3 और 5। तो आपको जमा करना है, यूनियन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी क्या बनती है 3/6, इसकी भी क्या बनती है 3/6, 3/6 जमा 3/6, 6/6, यानी टोटल मुकम्मल हो चुका है। क्यों, इसलिए कि ये डिसजॉइंट थे। अगर ये डिसजॉइंट नहीं है, ओवरलैप्ड हैं, जैसे ये इस तरह आ जाता है, इस तरह आ जाता है, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जांपल है। इसका क्या मतलब है कि इस सेट के मेंबर और इस सेट के मेंबर में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ मेंबर ऐसे हैं जो इधर भी हैं और इधर भी हैं, रिपीट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं क्लास में ये कहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं जो इंग्लिश में रह गए हैं, और फिर वो लेट से के 3 लोग हैं। फिर मैं कहता हूँ जो फिज़िक्स में रह गए हैं, यानी फेल हो गए हैं, वो भी खड़े हो जाएं, वो भी 3 हैं। टोटल तादाद हमारी क्लास की 5 है, और यहाँ पर जब मैं क्लास से पूछता हूँ इंग्लिश में रह जाने वाले स्टूडेंट कितने हैं और फिज़िक्स में रह जाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, तो यहाँ 6 मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जो इंग्लिश में भी फेल है और साथ के साथ वो फिज़िक्स में भी फेल है। जब मैंने इंग्लिश का कहा तब भी वो खड़ा हो गया, और जब मैंने फिज़िक्स का कहा तब भी वो खड़ा हो गया। तो काउंटिंग में ये जो बच्चा है कॉमन, ये 2 दफ़ा गिना गया है, यानी ए वाले ग्रुप्स, यानी इंग्लिश वाले ग्रुप में भी वो काउंट हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि टोटल कितने बच्चे फेल हैं किसी एक सब्जेक्ट में, तो ये जो बच्चा होगा ये इंग्लिश वालों में भी खड़ा हुआ है और फिज़िक्स वाली क्लास ग्रुप में भी खड़ा हुआ है, तो 2 दफ़ा काउंट हो गया है। इन 2 दफ़ा बचने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन जो है कॉमन है उसको माइनस करना होगा। ए और बी में जो कॉमन है वो एक स्टूडेंट होगा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ 3 6, एक जो कॉमन है वो माइनस करेंगे, तो फिर आपकी टोटल तादाद के बराबर हो जाएगी, यानी ए यूनियन बी के बराबर हो जाएगा। ये लॉ कहता है तीसरा। अगर ये समझ नहीं आई तो फिर आप कमेंट्स चैनल मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, मैं आपको फिर किसी और एग्जांपल से समझाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी जो इंटरसेक्शन है वो छोटी होती है आमतौर पर। जब आप कॉमन चीज़ें देखने लगते हैं तो वो सेट छोटा हो जाता है। जब यूनियन यानी ग्रुप को इकट्ठा करते हैं तो मुख्तलिफ क्लासेस को या ग्रुप्स को इकट्ठा करेंगे, तो वहाँ पर क्योंकि काउंट नहीं कर रहे, तो वो जो टोटल तादाद होती है, टोटल तादाद जो है बड़ी हो जाती है। अब वो ये कह रहे हैं कि ए यूनियन बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये क्या कह दिया कि ये यूनियन में अभी हमने देखा कि अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये बराबर होंगे, ए यूनियन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दोनों बराबर होंगे। अगर ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो साफ ज़रा है कि ये तादाद ज़्यादा हो जाएगी। जैसे यहाँ 6 हो गई थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ओवरलैप में ये ज़्यादा हो गई थी, यानी 6 हो गई थी। हालांकि ओरिजिनल क्या थी, यूनियन क्या थी, 5 थी, लेकिन 6 हो गई। तो चांसेस हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर होगी, या अगर ग्रेटर नहीं होगी तो कम से कम इक्वल होगी। इसी तरीके से ए यूनियन बी चांसेस हैं कि ये यूनियन जो है इंटरसेक्शन से ग्रेटर होगा, जो इंटरसेक्शन है वो सबसे छोटा होगा। ये चौथा लॉ है। इसी तरीके से
तो इफ़ ए सी बी, आपके पास 3 सेट्स हैं ए सी और बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ उसका मतलब है कि आप चाहे तो पहले सेट में से माइनस कर लें फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, या फिर आप पहले बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और फिर ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और फिर इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को माइनस करें तो जवाब सेम आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि आप पर कोई ये शर्त नहीं लगी हुई कि प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं या सेट का जो डिफरेंस है वो पहले निकालते हैं, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से छठी जो यहाँ पर स्लाइड रूल आया हुआ है वो कहता है कि अगर आपने A1, A2, A3 किसी A सेट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं और फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ B का उसके साथ रिलेशन क्या है कि वो जितने भी रिलेशन छोटे छोटे सेट हैं यानी A1, A2, A3, A4, A5 उनका B के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ B का होगा। तब प्रोबेबिलिटी जो दूसरे एलिमेंट की जो दूसरा सेट होगा उसकी मुकम्मल प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अगर वो खाली बी दिया हुआ है तब भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन ए के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो तब उसकी बी एलिमेंट की मुकम्मल प्रोबेबिलिटी कब होगी कि तमाम एलिमेंट्स की इंटरसेक्शन लेकर फिर आप जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो इक्वल होगी। आगे कोई एग्जांपल आएगी तो ज़रूर हम समझ लेंगे, अभी हम नेक्स्ट चल रहे हैं। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आया है जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसको अब हम एक्सप्लेन डिटेल से देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी आप दो इवेंट्स हैं, दो इवेंट्स लेट्स से कि प्लेयर 1 है ए में और प्लेयर बी जो बी है वो प्लेयर 2 है, या दो प्लेयर्स खेल रहे हैं गेम, कोई वो लूडो की गेम खेल रहे हैं या बिलियर्ड खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं और ये कंडीशनल है। कंडीशनल का क्या मतलब है कि लेट्स से कि जब पहला आदमी खेल रहा है जिसके पास पहले टर्न आ गई है वो अगर गेम खेलता है और आप कहते हैं कि 6 जिसका आ गया वो जीत जाएगा, ये कंडीशन आपने लगा रखी है और नंबर ऑफ और कुछ नहीं है, जिसका 6 आएगा वो पहले जीत जाएगा। तो टर्न जिसके पास पहले मौजूद है उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज़्यादा है। अगर वो जीत नहीं पाता तो बी की वैल्यू, बी का जो टर्न है या बारी है वो आएगी। अगर वो छक्का फेंकता है 6 आ गया तो बी को तो खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर पहला जो खिलाड़ी है जिसकी बारी आई हुई है वो 6 निकालने में कामयाब नहीं होता तो द नेक्स्ट जो है उसके पास बारी आएगी, चांस मिलेगा। इसी तरीके से जब आप बॉल्स किसी बैग में से निकालना चाहते हैं और उसमें 2 रेड बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स हैं, टोटल 4 हैं, 2 रेड हैं 2 ग्रीन हैं, यहाँ ग्रीन बॉल्स कितनी हैं 2 हैं और रेड बॉल्स कितनी हैं 2 हैं और टोटल कितनी हैं 4 हैं। और जो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज इक्वल टू क्या बनेगा, ग्रीन बॉल की तादाद ऊपर और टोटल तादाद नीचे, 2/4। जब पहली बारी किसी को मिली, कंडीशनल क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं, पहली बारी किसी को मिली उसने एक गेंद निकाल ली और आपने शर्त ये लगा रखी थी कि ग्रीन बॉल निकलेगी तो आप उसको 10 रुपये का इनाम देंगे और वो गेम जीत जाएगा। तो दूसरे आदमी की बारी कब आएगी, जब पहला आदमी ग्रीन बॉल ना निकाल सकेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो दुआ मांगेगा कि ये जो पहला आदमी है उसके हाथ में कौन सी बॉल आ जाए, रेड बॉल आ जाए। और रेड बॉल आएगी तो लेट्स से कि पहले आदमी ने वो ग्रीन बॉल नहीं निकाली तो कौन सी निकाली होगी, रेड बॉल निकाली होगी। जब वो रेड बॉल निकल गई तो अब आप बाकी जो बॉल्स हैं
वो कितनी रह गई, रेड 1 रह गई है। अब पहला जो दूसरा आदमी है वो खेलेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई है। क्यों? इसलिए कि एक बॉल जो है कम हो गई है रेड। अब जो टोटल है वो 3 बच गई हैं। पहले टोटल 4 थी। ग्रीन बॉल की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 2/4 थी, लेकिन अब जो है ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है 2/3 है। यानी 3 बॉल्स वो निकालेगा तो उसमें से 2 के चांसेस ये होंगे कि वो ग्रीन होगी। तो जो सेकंड आदमी है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बदल चुकी है। तो जब पहला आदमी था ए, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है जीतने की जो 4 में से 2 यानी 50% थी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो हार जाता है जो दूसरा आदमी है, अब इसकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ चुकी है। क्यों? इसलिए कि एक बॉल कम हो गई है। ये कब होता है? जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट गेम खेलते हैं। अगर तो आप गेंद वापस बैग में डाल देते हैं पहले आदमी के बाद, तो फिर प्रोबेबिलिटी वही रहती है। अगर आप वो गेंद वापस रिप्लेस नहीं करते तो प्रोबेबिलिटी चेंज होती है। इसे कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि ये क्या है, एक आदमी का जीतना या मिस होना ज़रूरी होता है। इसको लिखते कैसे हैं? यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि वो इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन 0, इसको कैसे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है, मल्टीप्लिकेशन रूल इस पे अप्लाई होता है और यहाँ पर कोई गड़बड़ है। ए इंटरसेक्शन बी, ये 2 दफ़ा पी आया हुआ है। हाँ जी, ये जो पी है, ये वाला पी इसके साथ लगता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आगे जाके मैं इसको तफसील से बताऊंगा कि ये मैंने क्यों कहा था। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? देखें यहाँ पर ए गिवन बी को लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आप पढ़ रहे हैं कि वो कैसे निकालते हैं, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालना है, तो उसका फार्मूला ये है। इंटरसेक्शन को आप मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर यहाँ 2 किस्म की है। पीछे हमने रूल पढ़े थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, और यहाँ पढ़ा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। अगर 2 इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं तो फिर आप जो एंड है, मल्टीप्लिकेशन है, वो सिंपल है। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर 2 इवेंट्स ए और बी ये इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, या उसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई कहते हैं तो ये यूँ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। किसका है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बी, सिंपल। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फिर जो उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो ये बनेगी। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो अभी जो हमने रेड और ग्रीन बॉल वाली एग्जांपल की थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो थी वो क्या थी? 2/4 थी। और ये कब होता है? जब डिपेंडेंट हो। तो पहली ट्रायल हो गई, फिर जब दूसरी बारी आएगी तो फिर बी की जो बारी होगी उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो क्या थी? 2/3। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या विद रिस्पेक्ट टू ए भी आप इसको कह सकते हैं, या गिवन ए भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होगी। ये कब है? जब डिपेंडेंट
इवेंट्स हैं, यानी ए वाला इवेंट है और डिपेंड करता है बी वाला। तो ये बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो ए के लिहाज से, यानी ए गुजर चुका है, उसने एक बॉल निकाल ली है, पहले 4 टोटल थी अब 3 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यूँ कम हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक है बेजियन लॉ, बेज थ्योरम, बाइस लॉ, बेजियन थ्योरी आगे बहुत इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर। तो वो बेजियन थ्योरी क्या है वो देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बी, ये जो 1 लिखा हुआ है इसमें स्लैश है, ए गिवन बी भी पढ़ते हैं, डिवाइड बी भी पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू ऊपर वाली रकम ए है, तो यहाँ देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा हुआ है और फिर इसको उलट किया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यानी बी ए, बी इंटरसेक्शन ए भी कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी कहते हैं। यहाँ पे उलट है, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी या ए डिवाइड बी एक ही बात है। तो यहाँ उसने लिखा हुआ है बी गिवन ए, यहाँ वो लाइन लगाना भूल गया है, या बी ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बी ए डिवाइड, ये वाली जो नीचे रकम है वो यहाँ है, ऊपर वाला ए ऊपर और बी नीचे, और ये जो दूसरी वैल्यू है वो कैसे है, इसका उलट है, यानी ए गिवन बी है तो यहाँ बी गिवन ए है। ये आप याद कर लीजिए कि बेयज़ियन थ्योरम क्या है, जो नीचे वाली रकम है उसका नीचे प्रोबेबिलिटी लेना है, जो ये ऊपर वाली रकम है उसकी ऊपर प्रोबेबिलिटी लेना है। यहाँ क्या आएगी, इसके उलट आएंगी, ये ए गिवन बी है तो ये बी गिवन ए होगी। ये बेयज़ियन थ्योरी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, काम आसान है। सम एन ऑफ 2 डाइस, यानी आप 2 छक्के फेंक रहे हो तो तब आपके पास क्या सूरत हाल होगी। यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन एन ग्रेटर देन 9 एंड इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, ये इंटरसेक्शन या मल्टीप्लाई बाय एन ग्रेटर देन 9। अब देखें 2 छक्कों में आपको पता है, ये मैं लिख के आपको समझा देता हूँ, ये आपको मुश्किल होगी इसके लिए। आपको पता है 2 छक्कों में जो रेंज है आउटकम की वो क्या है, एस इज इक्वल टू कम से कम 2 सम ऑफ 2 डाइस 2 आएगा, यानी एक छक्के पे 1 आ जाए दूसरे छक्के पे भी 1 आ जाए, तो ये कम से कम 2 आएगा। मैक्सिमम कितना आएगा, एक छक्के पे 6 आ जाए दूसरे पे भी 6 आ जाए, तो टोटल कितना बनेगा, 12 बनेगा। अब इस 2 से लेके 12 में से यहाँ पर एक इवेंट है ए और ये दूसरा इवेंट है बी। इस ए इवेंट में, यानी पहले इंटरसेक्शन से पहले हिस्से में इवन नंबर है, तो अब हम कहते हैं ए में 2 छक्कों में इवन नंबर टोटल में क्या आ सकता है, वो 1 2 है, 0 नहीं आ सकता, साफ ज़ाहिर है। 2 4 6 8 10 और एक क्या है, 12। दूसरा इवेंट बी है, वो उसने लिखा हुआ है एन ग्रेटर देन 9 से ज़्यादा 10 है, 11 है और 12 है। इंटरसेक्शन निकालना है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है ये, क्योंकि हमारे पास क्या है, अनकंडीशनल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब भी आप छक्का फेंकेंगे तो एक दफ़ा छक्का फेंकेंगे, दूसरी दफ़ा छक्का फेंकेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं होगी ट्रायल टू ट्रायल। तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में
यहाँ पर आपके पास 2 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 4 आने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसमें से ये इवन नंबर है। और इवन नंबर ये इसकी जो तादाद है वो आप कैसे निकालेंगे, ये तो लेंथी हो जाएगा प्रोसीजर। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप ए इंटरसेक्शन बी, अभी क्योंकि पिछली स्लाइड में मैंने आपको कहा था कि पहले आप अंदर वाली वैल्यूज़ निकाल लें बाद में प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा। तो ए और बी का जो कॉमन है वो क्या है, यहाँ पे ये जो 10 है ये कॉमन है, और ये जो 12 है ये कॉमन है। तो अब हमने क्या निकाला, इंटरसेक्शन जो निकला है वो क्या है, 2 आ गए हैं, 2 और 10 और 12। अब और 10 और 12 की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लें। 10 कैसे आता है छक्के पे, पहले छक्के पे 5 आ जाए, दूसरे पे 5 आ जाए, या फिर पहले छक्के पे 4 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, 10 बनता है। 4 के बाद 5 आ जाए, 5 के बाद 6 और 4 आ जाए, तो ये 10 बनता है। तो ये कितने हुए, 3 ये हुए। 12 के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज़ है, वो है 6 और 6, ये तो ये टोटल बने 4 बटा 2 छक्कों में आपके पास 36 होते हैं। तो 4 एकम 4, 4 9 36, 1/9 ये जवाब आया हुआ, 1/9। मेरे ख्याल में अब आप इसको कर लेंगे। एन ऑफ एस फार्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का, वो फार्मूला ये है कि एन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइड एन ऑफ एस। जिसमें आपका इंटरेस्ट था वो तो है 4, यानी एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 36 में से तो 4 ये लिखा मैंने। एस का मतलब है 2 छक्कों की सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये एक के साथ फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 सो ऑन, ये 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, ये टोटल 36 बनते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन उसने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, वो यहाँ आया हुआ है 1/2, यानी एक छक्के की बात की हुई है इसने, और तो कुछ है नहीं। तो यहाँ n ऑफ 2 डाइस की बात है, तो 2 डाइस में जो इवन नंबर है वो 2 4 6 8 10 12 है। इसी तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी 2 की, 4 की, 6 की। मैं ये क्वेश्चन भी आप करके दिखा देता हूँ, फिर ये आपको खुद करने होंगे। 2 की प्रोबेबिलिटी 2 छक्कों में 2 कैसे आ सकता है, 1 1 1 1। इसके अलावा 1 को आगे बढ़ाएंगे तो 2 होगा, तो 2 काम बढ़ जाता है, ये 2 हो गया। फिर 4 की बारी है, 4 कैसे आ सकता है, एक 1 के साथ 3 मिले, फिर 2 के साथ 2 मिले, 3 के साथ 1 मिले, 4 बनता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 4 के साथ 0 छक्के में होता नहीं है, इसलिए 4 नहीं लेंगे। तो ये क्या बने हैं, 4 के लिए बने हैं। 6 के लिए कैसे बनेंगे, 1 के साथ 5 लें, और 2 के साथ 4 लेना पड़ेगा, 3 के साथ
3 मिलके 6 बनाएगा, 4 के साथ 2 और 5 के साथ 1। इसी तरीके से ये क्या हुआ है, 6 हुआ है। फिर हमारे पास 8 है, तो 8 कैसे बनता है, 2 के साथ 6 मिले तो 8 बनता है, 3 के साथ 5 मिले तो 8 बनता है, 4 के साथ 4 मिले तो 8 बनता है, 5 के साथ 3 मिले तो 8 बनता है। इसी तरीके से 6 के साथ 2 मिले तो 8 बनता है। अब 8 के बाद आपके पास 10 है, मैं 12 का यहाँ लिख रहा हूँ, 6 के साथ 6 मिले तो फिर 12 बनता है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक रह गया है, तो वो हमारे पास क्या है, 10। 10 कैसे बनेगा हमारे पास, 4 के साथ 6 मिले, 5 के साथ 5 मिले, यानी पहले चक्के पर 5 आएगा, दूसरे चक्के पे भी 5 आ सकता है, 10 बनेगा। पहले चक्के पे 6 आ जाए तो दूसरे चक्के पर 4 आए तो 10 बनेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ पे ऊपर NA में आएगा 18, नीचे 36 और ये 18 एकम 18 और 18 दोनों 36, ये आया है 1/2। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है n ग्रेटर देन 9, तो इसका क्या मतलब है कि आपने 10 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 11 की भी निकालनी है, 12 की भी निकालनी है। तो 10 11 12, 10 की निकली हुई है, 12 की निकली हुई है, 11 की आप निकालेंगे, 10 की ये है, 10 की तो ये है, 12 की ये है, 3 4, 11 की क्या है, 11 कैसे बन सकता है, 5 और 6 के साथ और 6 और 5 के साथ, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 3 ये 5 और एक ये 6, 6 बटा 36 कट के ये बनेगा 1/36। ये भी मैंने कर दिया है, अब चौथा और पांचवा आप करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ गया, क्योंकि इस लेक्चर के शुरू में हमने लिखा हुआ था कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग साफ ज़रा है कि वर्ड्स के ऊपर होती है, इंग्लिश टेक्स्ट के ऊपर होती है। उसकी एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि आपने अज्यूम करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड दैट किसी डॉक्यूमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम कोरोना वायरस के डाटा के ऊपर काम करेंगे। कोरोना वायरस का डाटा जो है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप इसको देखिएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर जो है हम उसके अंदर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि हर कंट्री में डेथ रेट की प्रोबेबिलिटी क्या है, चांसेस क्या हैं किसी के डेथ होने की या पैदाइश की या टोटल पॉपुलेशन की। इस तरह का डाटा हम निकालेंगे। यहाँ पे वर्ड की एग्जांपल दी हुई है, तो यहाँ अज्यूम लिखा हुआ है कि आप, क्योंकि कॉर्पोरा हमने रीड नहीं किया हुआ, तो यहाँ एक वर्ड है दैट, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.01 है, और एक दूसरा जो वर्ड है वो प्रोनाउन, किसी वर्ड का नाउन होना, उसका प्रोनाउन होना, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाली हुई है 0.1। और फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड दैट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड प्रोनाउन, कि कोई ऐसी कोई लफ्ज़ हो सकता है कि जो वो एक लफ्ज़ दैट भी हो और वो प्रोनाउन भी हो, तो ये चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ लिखा हुआ 0.00
8 चांसेस हैं कि वो लफ्ज़ दैट भी हो और वो दैट जो है एज ए प्रोनाउन उस टेक्स्ट के अंदर आ रहा हो। लेट्स से कि एक फाइल है जो कि 1000 सफ़ों की है, उसमें दैट आने के चांसेस कितने हैं, ये 0.01 है। और उसमें वो प्रोनाउन वो लफ्ज़ कितनी दफ़ा आया हुआ है कि वो 0.1 है। और इसी तरीके से दैट और इन दोनों को कॉमन, ये दैट भी हो और प्रोनाउन भी हो, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी है 0.008 है। ये गिवन है। अब ये कैसे निकाला है? अभी हमने बेस थ्योरम पढ़ा था और बेस थ्योरम में जो हमने लिखा था, मैं उसका फार्मूला लिख देता हूँ। ये वापस मेरे पास पॉइंटर आ गया, हम बोर्ड पे आ गए। रेड कलर को आप देख चुके हैं, अब हम ब्लू येलो कलर से लिखें। तो वो जो फार्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है दैट, मैं खाली दैट लिख रहा हूँ, डब्ल्यू नहीं लिख रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, वहाँ ए लिखा हुआ था पीछे स्लाइड में, दैट गिवन 1 लिखा हुआ था, मैंने कहा था कि ये स्लैश होगा, गिवन नाउन, ये NOUN इज इक्वल टू, मैंने कहा था ये जो ऊपर वाली रकम है ये इधर आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट आपको आना चाहिए, ये जी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट है। फिर हमने कहा था कि इसको उल्टा करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउन गिवन दैट। ये लिखा नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ। इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउन इंटरसेक्शन दैट, या प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इंटरसेक्शन नाउन। इंटरसेक्शन तो दोनों का सेम होगा ना, चाहे इधर से लिखें नाउन पहले आ जाए या दैट बाद में आ जाए। तो ये हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउन, ये इसका जवाब है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट का जो आप भी गिवन है वो है 0.01। डिवाइड में भी था उसके कुछ, मैंने कहा था नीचे वाली जो रकम है वो नीचे होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नाउन है ये बनता है बेस थ्योरम जिसको कहते हैं। इसकी वैल्यूज़ अब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं नीले पॉइंटर से। वो प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब ये डिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोनाउन होता। क्योंकि ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोनाउन गिवन दैट है। अब ये चीज़ हमें मालूम करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट जो है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये चीज़ मुकम्मल आपको दी हुई है, ये गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोनाउन गिवन दैट, ये मुकम्मल दी हुई है। तो आप इसको 0.008 डिवाइड, तो ये मुकम्मल दिया हुआ, तो आप 0.008, तो एक आपके पास रह गया है नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउन हमारे पास जो है, प्रोनाउन जो है वो 0.1 है। जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, तो ये जो है 0.08 के बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है इसके। तो ये क्या है, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोनाउन इज इक्वल टू ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोनाउन डिवाइड दैट। तो यहाँ पे ये जो मुकम्मल चीज़ है
ये मुकम्मल चीज़ है वो यहाँ पे दी हुई है, ये चीज़ नहीं होगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आपको यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है 0.08 ऊपर निकल आई है 0.08 नीचे वाले क्वेश्चन के लिए डिवाइड नीचे वाली चीज़ की है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, वो है 0.01 यानी ये लिखी हुई है, तो ये इज इक्वल टू 0.8 के बराबर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। कोई फिर मज़ीद प्रॉब्लम है तो फिर बताइएगा, मैं दोबारा इसको सॉल्व कर दूँगा। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंस। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ये सिंपली ज़रब खा जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। अगर डिपेंडेंट है तो ये सारा रोला था, डिपेंडेंट था तो हम इसको आपस में ज़रब दे रहे थे। ये जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ मैंने लिखा हुआ था ये डिपेंडेंट के केस में था। इंडिपेंडेंट है ये वेरिएबल ए और बी इंडिपेंडेंट है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी इसका जवाब और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जवाब को आपस में ज़रब दे देनी है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ही बराबर होता है, निकालने की ज़रूरत नहीं होती। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ये भी बराबर होता है, चेंज नहीं होते। यानी ट्रायल टू ट्रायल, यानी एक बारी के बाद दूसरी बारी जिसकी आ रही है प्रोबेबिलिटी वही सेम है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी ये एग्जांपल दी हुई है, फर्स्ट डाई है आपके पास, उसकी यहाँ सपोज किया हुआ सम ऑफ 2 डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट डाइस इज इक्वल टू 1, वो 1/6 है। और ये एक ही छक्के के ऊपर 1 आ जाए, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। वो जो n है 2 छक्कों के वो इवन नंबर हो, वो एक ही छक्के के ऊपर 1/2 है। फर्स्ट डाई इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड डाई इज इक्वल टू इवन, तो इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई और 6 को 2 से ज़रब दे देंगे तो 101/12 आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, यानी एक छक्के को फेंकें उस पर कहाँ की, इसको मैं लिख के आपको शो करवा देता हूँ। यानी ये 1/6 आएगा, अभी पीछे फार्मूला पढ़ा है 1/2 आएगा, मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये 1/12 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन फर्स्ट डाई एन इवन, और यहाँ गिवन फर्स्ट डाई दिया हुआ है 1, वो 1/2 है। तो वो कह रहा है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एन इवन है, गिवन फर्स्ट डाई हो या ना हो, पीछे फार्मूला पढ़ा है कि ये दोनों सेम होते हैं, ये सेम होते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट है, इसलिए अदरवाइज इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता। ये एग्जांपल वर्ड्स के साथ है, बिल्कुल सेम है, इसमें भी हमने कुछ नहीं किया हुआ। इसको और इसको यहाँ गिवन ये 0.008 दिया हुआ है, ये दैट की है, ये प्रोनाउन की है, आपने सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। और यूनियन में भी पीछे बताया हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे। अगर ये डिसजॉइंट है, सॉरी जॉइंट है, ओवरलैप्ड है, तो फिर आप माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करेंगे, जो कि पिछली स्लाइडों में हम ऑलरेडी देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।